हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आप सबकी क्लासेस अभी कुछ टाइम से डिले थी, सॉरी फॉर दैट। आज से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। एज वी ऑल नो कि हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पेपर 27 सितंबर 2021 को हुआ था उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम आगे ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन फर्स्ट टू 20 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, जो किस किस का मिक्सचर है, पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, बाउंड टुगेदर बाय अ ग्लू। सो जो मैचस्टिक हेड्स है, तो मैचस्टिक हेड्स कंटेन अ रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ, किस किस का रिएक्टिव मिक्सचर्स कंटेन करता है वो, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। की मैचस्टिक हेड्स कंटेन अ रिएक्टिव मिक्सचर्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। लेट्स सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है डिटर्जेंट, दैट इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज सॉप, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड इज मैचस्टिक हेड, सो मैचस्टिक हेड इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर की मैचस्टिक हेड्स कंटेन अ रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। अगर परसेंट की बात करें तो 45 to 53%। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा कि जो मैचस्टिक हेड्स है वो क्या कंटेन करता है, कंटेन अ रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर। इसमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है। इक्वेशन गिवन है, दैट इज Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंसिंग के केस में क्या होता है कि जो LHS है वो किसके इक्वल होने चाहिए, RHS के इक्वल होने चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। बैलेंसिंग करते कैसे, ये इन डिटेल हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसमें पढ़ाया है। अब वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हम यहाँ बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है Fe। तो यहाँ Fe कितने हैं, रिएक्टेंट के केस में कितने हैं, 3 है। ठीक है। अगर बात करें हाइड्रोजन, दैट इज 4 to the 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, दैट इज 4। सो अगर बात करें ये कौन सी साइड थी, ये रिएक्टेंट साइड थी। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड आयरन कितने हैं, दैट इज 3। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। और हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज 8। ठीक है। तो आयरन कितने हैं, 3। इधर भी आयरन कितने हैं, 3। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इट मींस ये इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है और यहीं से हमें अपना आंसर मिल गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। तो अगर बात करें रिएक्टेंट साइड की, तो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, एज वी ऑल नो। तो Fe जो है, जो आयरन है, उसकी अगर बात करें तो यहाँ कितने हैं, दैट इज 3। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब बात करें प्रोडक्ट साइड, आयरन कितने हैं, 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो लेट्स सी, आयरन कितने हैं, 3 है दोनों साइड। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ये क्या हो गई, ये हो गई अनबैलेंस। तो ये तो ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आयरन कितने हैं, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 to the 8। ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 1। यहाँ प्रोडक्ट साइड आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये भी क्या है, ये भी अनबैलेंस्ड है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। यहाँ आयरन कितने हैं, यहाँ 3 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 to the 8। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो यहाँ भी आयरन कितने हैं, 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो ये भी कैसी है, अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस इक्वेशन कौन सी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ पर रिएक्टेंट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के। LHS किसके इक्वल है, RHS के। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 इज
कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विग्रेसली, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है स्लेक्ड लाइम और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो वो क्या है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H2O वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम, दैट इज CaOH2। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, स्लेक्ड लाइम। अब अगर पूछ ले ये कैसी रिएक्शन है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन कैसी रिएक्शंस होती है, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हो, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। इट मींस ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इज दैट क्लियर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स सी ऑप्शन, पहला है कैल्शियम, इनकरेक्ट। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अवेलेबल फ्रॉम हीविया ब्रेसिलियंसिस, की निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद हेविया ब्रेसिलियंसिस से उपलब्ध है। तो पहला है नेचुरल रबर, PET दैट इज पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट, थर्ड इज नायलॉन एंड फोर्थ इज रेयन। तो नेचुरल रबर इज अ प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम हीविया ब्रेसिलियंसिस, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी जनरल प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी है जो आयनिक कंपाउंड के रिगार्डिंग सही है। तो पहला है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये बात तो सही है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस भी देखते हैं। नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते हैं। ठीक है। थर्ड है, आयनिक कंपाउंड आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड नेवर ब्रेक इजिली व्हेन प्रेशर इज अप्लाई, की जो आयनिक कंपाउंड्स है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और वो ब्रेक नहीं होते जब हम उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयनिक कंपाउंड आर इजिली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, की जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर इजिली सॉल्युबल होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या थी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हायर होता है। क्यों होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, बिकॉज अ कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, कि एक इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है ताकि हम उन बॉन्ड्स को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। आयनिक कंपाउंड कैसे होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ब्रिटल इन नेचर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 is, which of the following is an example of conventional नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, की इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जांपल है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, जियोथर्मल एनर्जी। एज वी ऑल नो जियोथर्मल एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी भी किसका एग्जांपल है, रिन्यूएबल, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। नेचुरल गैसेस किसका एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल गैसेस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 इज कंपाउंड ऑफ कार्बन, किसकी बात हो रही है, कार्बन के कंपाउंड्स की। which are linked by only single bond between the carbon atoms, की जो कार्बन एटम्स के बीच में किससे जुड़े हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड से, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज सैचुरेटेड। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
क्या कहते हैं उन्हें हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्या पूछा था कि किसके बीच में जो लिंक होता है, मतलब जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर एग्जांपल की बात करें तो मीथेन दैट इज CH4, तो ये किससे जुड़ा हुआ होता है? सिंगल बॉन्ड से। तो ये कैसा कंपाउंड है? ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? जो क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। बात तो सही है। दूसरा है जो एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर, जो एसिडिक सॉल्यूशन है वाटर के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन आयन, तो ये भी सही है। थर्ड है व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल, की जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है, हैज अ नेगेटिव आयन कंपोज्ड ऑफ द मेटल। ये बात भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, जो एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, जो एसिडिक नेचर होता है सब्सटेंस का वो किसके फॉर्मेशन की वजह से होता है? OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से होता है? वो होता है H पॉजिटिव आयंस की वजह से, ना कि OH पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। ये किसमें होगा? ये बेसिक नेचर होगा सब्सटेंस का, किसके वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। बट जो एसिडिक नेचर होता है सब्सटेंस का वो किसके फॉर्मेशन की वजह से होता है? H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस किसके वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर एंड रिमेन स्टेबल। हमेशा कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशंस, जो एसिड्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज है, ये हमने एसिड्स में भी डिस्कशन किया था। तो एसिड क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस पेपर को किस में करता है? रेड में। और बेस जस्ट अपोजिट है, एसिड का बेस किस में करेगा? रेड को ब्लू में। ठीक है, एंड हेंस लिटमस पेपर इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर को हम कैसे यूज करते हैं? इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर बताता है कि हमें क्या, जो हमारा कंपाउंड है वो एसिड है या फिर बेस है। ये भी हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने एसिड बेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। ये प्रॉपर्टीज भी हमने एसिड्स में डिस्कस की थी। आई होप आपने वो क्लास देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो फिर से वही क्वेश्चन जो अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया था, क्वेश्चन नंबर 29 वैसा ही है। एसिड प्लस मेटल, कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो फॉर्म कर रहा है सॉल्ट, और अभी देखा था और क्या फॉर्म करता है? दैट इज हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसिड दैट इज 2HCl प्लस मेटल 2Na, it will form 2NaCl plus H2, 2NaCl plus H2। एक बार देख लेते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो लेट्स सी, हाइड्रोजन Cl और Na दैट इज रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ है 2। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं? यहाँ है 2 और Na सोडियम दैट इज ऑल्सो 2। प्रोडक्ट साइड देखते हैं, Na दैट इज 2। ठीक है, Cl कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। इट मींस ये रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस्ड हुई। तो क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड, इनमें से कौन सा जरूरी है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए? तो दैट इज हाइड्रोजन गैस। की जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पहला ऑप्शन है ओजोन गैस, इनकरेक्ट। दूसरा है ऑक्सीजन गैस, इनकरेक्ट। थर्ड इज नाइट्रोजन गैस, इनकरेक्ट। फोर्थ इज हाइड्रोजन गैस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्रुक ग्लास, की इनमें से हम किसे क्रुक ग्लास कहते हैं? सो एज वी ऑल नो कि फ्लिंट और ऑप्टिकल ग्लास इज ऑल्सो नोन एज क्रुक्स ग्लास। फ्लिंट और ऑप्टिकल ग्लास इज ऑल्सो नोन एज क्रुक ग्लास। So first option is the correct answer. Next question. क्वेश्चन नंबर 31 इज goiter is caused due to the deficiency of, की जो goiter है वो किसकी कमी से होता है? तो जब हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो तो उससे क्या कोज होगा? उससे होता है goiter। लेट्स सी ऑप्शन। पहला है विटामिन के, दैट इज इनकरेक्ट। फ्लोरीन इनकरेक्ट। आयरन की कमी से एनीमिया, इनकरेक्ट। आयोडीन इज द
correct answer. Next question. Next question number 32. The dash of element is explained as their tendency to attain completely fill outer shell. तो क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन करती है कि एज देयर टेंडेंसी टू अटेन एज कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल. तो पहला है प्रेशर, इनकरेक्ट. दूसरा है डेंसिटी, इनकरेक्ट. थर्ड इज रिएक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 इज स्कर्वी इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. की जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से होती है. पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन बी, फोर्थ इज विटामिन ए. सो लेट्स सी. तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है. विटामिन डी की कमी से फ्रैक्चर्स और ओस्टियोपोरोसिस की बोन्स क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है सेकंड इज विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी. तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर. पूछा था कि जो स्कर्वी है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो वो होता है विटामिन सी. अगर बात करें थर्ड ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी. ठीक है. विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस. तो स्कर्वी पूछा था, स्कर्वी इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि इनमें से किसे हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं करते हैं. तो पहला ऑप्शन है आपका बेंजीन, दूसरा है मीथेन, थर्ड है ग्लिसरॉल, फोर्थ इज टोलिन. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ग्लिसरॉल. कि ग्लिसरॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन volatile organic compound. Glycerol is not included in volatile organic compound. और volatile organic compound कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनकी वाटर के अंदर लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है और वेपर प्रेशर क्या होता है, हायर होता है. कि वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी और वेपर प्रेशर हायर होगा, उन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. और ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे बेंजीन, टोलिन, ये सब क्या है, ये सब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ग्लिसरॉल इज नॉट अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 35 इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. की आई लेंथ की वो एबिलिटी कि जिससे वो फोकल लेंथ को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अकोमोडेशन. तो पहला है रिफ्लेक्शन, इनकरेक्ट. दूसरा इज अकोमोडेशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36 इज विंग्स ऑफ बैट्स आर स्किन फोल्ड. जो चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें सिलवटे टाइप्स होती हैं. स्ट्रेच मेनली बिटवीन इलोंगेटेड फिंगर, जो मुख्य रूप से लंबी उंगलियों के बीच फैले होते हैं. बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फेदरी होते हैं और वो आर्म्स को क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं. द डिजाइन ऑफ द टू विंग्स, जो डिजाइन होता है दोनों विंग्स का, उनका जो स्ट्रक्चर और कंपोनेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है. बट वो दिखते कैसे हैं, सिमिलर दिखते हैं. बट दे हैव अ कॉमन यूज फॉर फ्लाइंग. और जो उनका फंक्शन है कि वो किस लिए यूज कर रहे हैं, फ्लाइंग यानी कि उड़ने के लिए यूज कर रहे हैं. उनका जो फंक्शन है वो सेम है, बट देयर ओरिजिन आर नॉट कॉमन. उनका ओरिजिन कॉमन नहीं है. ठीक है. बट देयर ओरिजिन आर नॉट कॉमन. तो विच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस. ये किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर एनोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें ओरिजिन तो डिफरेंट है बट जिनका फंक्शन है वो सिमिलर है, तो वो होती है एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होता है एनालॉगस ऑर्गन्स. एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स के जिनका एनाटॉमी तो डिफरेंट होता है बट जो फंक्शन है, जो उनकी फिजियोलॉजी है वो कैसी होती है, वो सिमिलर होती है, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड फ्लाई. सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बाकी भी ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ओनली इनकरेक्ट, बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, आइदर 1 और 2 इनकरेक्ट. तो डी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन इजी था. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 37 इज इफ वन वांट टू डोनेट हिज हर आई. कि अगर कोई अपनी आई डोनेट करना चाहता है, देन आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर दैट. तो मरने के कितने समय बाद आई शुड बी रिमूव फ्रॉम बॉडी, की हम आईज को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं. तो 4 से 6 घंटे बाद, 4 to 6 आवर्स के बाद हम आई को बॉडी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आफ्टर डेथ. तो पहला ऑप्शन है 7 to 8 आवर्स, इनकरेक्ट. दूसरा 4 to 6 आवर्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38 इज
what do the plant convert the nitrate and nitrite into after they fix the atmospheric nitrogen? कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने के बाद पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट को किस में परिवर्तित करते हैं? तो वो किस में करते हैं कन्वर्ट? वो करते हैं अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड्स में। लेट्स सी ऑप्शन। पहला है नाइट्रिक एसिड, इनकरेक्ट। दूसरा है मीथेन, इनकरेक्ट। थर्ड इज अमीनो एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 इज गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड टू रिड्यूस, कि किसे रिड्यूस करने के लिए गंगा एक्शन प्लान जो है वो इनिशिएट किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान क्या था? एक प्रोग्राम था जिसे लॉन्च किया था किसने? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने इन अप्रैल 1986। और किस लिए, किसे रिड्यूस करने के लिए शुरू किया गया था? तो पॉल्यूशन लोड को रिड्यूस करने के लिए इस प्लान को क्या किया गया? इनिशिएट किया गया। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला इज ऑयल एक्सप्लोरेशन, इनकरेक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इनकरेक्ट। फ्लडिंग, इनकरेक्ट। पॉल्यूशन लोड, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट? कि इनमें से सबसे ज्यादा फैट की परसेंटेज किस में होती है? तो मीट। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर, कि मीट के अंदर सबसे ज्यादा फैट की परसेंटेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोडर क्रॉप? कि इनमें से कौन सी फोडर क्रॉप है? तो फोडर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो ग्रो कराई जाती हैं प्राइमरली एज फूड फॉर किसके लिए? एनिमल्स के लिए, जैसे मेज, कॉर्न एटसेट्रा। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है लेंटिल, लेंटिल इज नॉट अ फोडर क्रॉप, इनकरेक्ट। कास्टर, ये भी नहीं है। सीसम भी नहीं है। ओट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 is what is the temperature at which the water vapor begin to change into water drop? कि किस टेम्परेचर पे जो वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो जाता है? इनटू वाटर ड्रॉप। तो उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर बिगन्स टू चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन? कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन? तो पहला है म्यूकर और दूसरा है पेनिसिलम। तो दोनों ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो लेट्स सी। पहला है ओनली टू, इनकरेक्ट। नाइदर वन नॉर टू, इनकरेक्ट। ओनली वन, इनकरेक्ट। बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। कि म्यूकर और पेनिसिलम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 इज व्हाई प्रेस बायोपिया अकर? क्यों होता है प्रेस बायोपिया? दो ऑप्शन गिवन है। ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, की जो सिलियरी मसल्स है उनमें क्या हो जाए? वो वीकनेस आ जाए धीरे धीरे कमजोर होने के कारण। दूसरा है डिमिनिश फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, की जो आंख में जो लेंस में लचीलेपन को कम करना। तो ये क्या इन दोनों ऑप्शंस जो गिवन है आपको, क्या इन दोनों की वजह से प्रेस बायोपिया होता है? तो यस, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसके लिए जो बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 इज द रूट ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग। तो वो किसे बचाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? तो वो किससे बचाती हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है, कि पौधों की जड़ों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसमें? जो फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो पहली है ह्यूमस कोज द सोil टू बिकम लेस पोरस। की जो ह्यूमस है वो सोil को क्या बना रही है? लेस पोरस। तो लेस नहीं बनाती, वो मोर पोरस करती है। तो जो इनकरेक्ट ही पूछा तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमस क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 इज द करेक्ट मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम्स। की सेक्स क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहला है वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो बात तो सही है कि वुमेन्स के पास क्या होता है? परफेक्ट पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के, जिन्हें हम कहते हैं बोथ कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम्स। बात करें अगर सेकंड ऑप्शन की, तो मैन हैव अ मिसमैच पेयर। ये भी बात सही है। इन विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स एंड वाइल द अदर इज अ लॉन्ग वन कॉल्ड वाई। लॉन्ग वन दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज शॉर्ट वन जिसे हम कहते हैं कॉल्ड वाई। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट हो गई ये तो हो गई इनकरेक्ट।
तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो है ओनली 1। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46। सो लेट्स सी कि इन ह्यूमन कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट और टोटल 46। इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं हैव अ मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी। इन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? दीज क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज ऑटोसोम्स डिटरमाइन द कैरेक्टर अदर देन सेक्स। ये क्या करता है? कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। बट जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इनके पास क्या है? परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं बोथ आर कॉल्ड एक्स। ठीक है। और मैन के पास मिसमैच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसका एक का जो साइज है वो नॉर्मल साइज है, वन इज नॉर्मल साइज एक्स वाइल अदर इज शॉर्ट वन जिसे हम कहते हैं वाई। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 इज मूवमेंट in plant that occur in response to light intensity is known as। कि प्रकाश की तीव्रता की प्रतिक्रिया में पौधों में होने वाली हलचल को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज फोटोनेस्टी। दैट इज नोन एज फोटोनेस्टी। लेट्स सी ऑप्शन। पहला है फोटोफिलिया, इनकरेक्ट। फोटोमोटोरिज्म, इनकरेक्ट। फोटोसेंसिटिविटी, इनकरेक्ट। फोटोनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। तो जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 इज फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नॉट इन्वॉल्व इन। कि इनमें से किसमें इन्वॉल्व नहीं होता है? सो फर्स्ट इज आइजोगेमी। इसमें तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एम्फीमिक्सिस, ये भी सही है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 है ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमोस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ। कि वायुमंडल में ऑक्सीजन तात्विक रूप में किस सीमा तक पाई जाती है? 21%, 80%, 96%, 33%। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट में पाई जाती है? या तो 21%। तो मेजर गैसेस जो एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन माइन्यूट क्वांटिटी। बट जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर इज अबाउट 20.9%। तो परसेंटेज की बात करें ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर के अंदर तो दैट इज अबाउट 21%। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 इज इफ द टेल ऑफ माइस आर रिमूव बाय सर्जरी। कि जो माइस की जो टेल है, जो चूहे की जो टेल है वो सर्जरी से क्या करी जा रही है? रिमूव करी जा रही है हर एक जनरेशन में। डू दिस टेललेस माइस, जिनकी चूहों की जिनकी पूंछ कटी हुई है, हैव टेललेस प्रोजेनी, जो उनकी प्रोजेनी होगी इन फ्यूचर में वो क्या टेललेस होगी? तो पहला है यस देयर विल बी चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम। हाँ होगी क्योंकि उनके सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आएगा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सर्जरी के थ्रू हो रहा है, जेनेटिक नहीं है। तो फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है यस, तो यस तो नहीं है, ये है नो, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। थर्ड इज नो बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ द माइस। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जेनेटिक्स में चेंजेस नहीं है। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सर्जरी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये उनके जो प्रोजेनी होगी वो भी टेललेस हो, दैट इज नॉट अ कंपल्सरी। अगर जेनेटिक होता तो चांसेस होते। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज गेट डैमेज विल कोज विजुअल इंपेयरमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो क्या होगा अगर डैमेज होता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जिसके वजह से हमें दृश्य हानि का कारण बनेगा। तीनों में से कौन सा? प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। तो तीनों ही ऑर्गन ऐसे हैं कि अगर तीनों ऑर्गन डैमेज होते हैं तो उस केस में क्या होगा? विजुअल इम्पेयरमेंट। तो बोथ 1, 2, 3, तो तीनों ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।